नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप CUET की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का शौक़ रखते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज हमारे पहले पेशकश के रूप में पुष्यभूति डायनेस्टी के ऊपर हमारी लेक्चर है। हम इसमें पुष्यभूति वंश से रिलेटेड सभी प्रश्नों का हल, मतलब जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशंस में, उसको देख रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश दोनों एक ही वंश है, जिसका प्रादुर्भाव गुप्त वंश के खत्म होने के साथ उत्तर भारत में होता है। जैसे ही गुप्त वंश का प्रभाव पूरे उत्तरी भारत पर से, या फिर यूं कहें तो भारत के इस भूमि पर से खत्म होती है, उसी के साथ उत्तर में बहुत छोटे छोटे राज्य वंशों का अलग अलग निर्माण होता है, जो गुप्त के अधीन सामंत थे, है ना। उन्हीं में से एक वंश है पुष्यभूति वंश, जिसके संस्थापक के नाम पे ही इस वंश की नाम रखी गई है। उनके संस्थापक पुष्यभूति हैं। बहरहाल, सबसे पहले हम चलेंगे आपको मैप दिखाते हुए कि पुष्यभूति के का जो इलाका था वो कितने दूर तक फैला हुआ था। तो ये रही आपके सामने मैप पुष्यभूति डायनेस्टी के लिए। ये वंश हरियाणा के रीजन से शुरू होती है, जहाँ आपका ये थानेश्वर वाला इलाका है, वहाँ से शुरू होती है, और ये पूरे उत्तर भारत में बल्लभी, उज्जैन, इन सारे जगहों पे कब्जा करती है अपने हर्षवर्धन के रीजन में। और ये असम के आसपास वाले इलाके, तो नॉर्थ ईस्ट तक भी इनका आधिपत्य होता है, और पूरे उत्तरी भारत पे इनका कब्जा होता है। पहले इसकी राजधानी हरियाणा वाले क्षेत्र में, यहाँ थानेश्वर में थी। बाद में जब हर्षवर्धन राजा बनते हैं तो वो अपनी राजधानी को यहाँ कन्नौज में स्थापित करते हैं। कन्नौज जो उत्तर प्रदेश का एक जगह है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये है पूरी असल की कहानी। चलिए हम आगे चल के देखते हैं कि इस वंश से क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहली चीज, दैट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी सेवरल न्यू डायनेस्टी इमर्जेज इन द नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत में गुप्त काल के खत्म होने के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग राज्य वंश उभर के आई सामने, जिनमें कुछ प्रमुख जो थी उनमें मौखरी, जिनका क्षेत्र कन्नौज था, मैत्रक, जो बल्लभी गुजरात वाले इलाके से ताल्लुक रखते थे, पुष्यभूति वंश जो थानेश्वर, हरियाणा वाले रीजन में थानेश्वर एक जगह है, वहीं से इनका उद्भव माना जाता है, लेटर गुप्ता, जो बिहार और मगध वाले इलाके में टूट के बने, गौर वंश जो बंगाल के हैं। मुख्यतः इस लेक्चर में हम मौखरी डायनेस्टी, गौर वंश, पुष्यभूति, इन तीनों के बारे में भी अपने अध्ययन को रखेंगे। फिर होता क्या है कि पुष्यभूति जो आपके सामंत हुआ करते थे गुप्त डायनेस्टी के अंदर में, वे गुप्त के कमजोर पर जाने के साथ साथ अपने इस वंश की स्थापना, इसकी नींव रखते हैं हरियाणा वाले रीजन में। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रभाकर वर्धन वहाँ के राजा बनते हैं। प्रभाकर वर्धन की शादी यशोमती नाम की महिला से होती है, जिनसे उनके 3 संतान होते हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और उनकी बेटी होती है राजश्री। तो अगर आपसे पूछ रहा है किसी भी एग्जाम में कि हु इज द फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी, देन योर आंसर विल बी पुष्यभूति। फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इज पुष्यभूति। ओके, एंड वेयर वाज देयर फर्स्ट कैपिटल, तो आप बताइएगा कि थानेश्वर इनकी पहली राजधानी थी। आगे देखते हैं क्या कि पुष्यभूति के बाद उनके सक्सेसर जो प्रभाकर वर्धन हुए, उनको पहला स्वतंत्र शासक कहा जाता है। मतलब कहने का यह है कि पुष्यभूति वंश पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आई। अगर असल संस्थापक, रियल फाउंडर के रूप में अगर माना जाए तो वो प्रभाकर वर्धन ही होंगे। उनको फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी कहा गया है। मतलब उनसे पहले उनके पिताश्री पुष्यभूति जो थे, वो उन्होंने इसकी नींव बस रखी थी, लेकिन पहले स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन ही हुए। दूसरा चीज़, उन्होंने एक टाइटल को अज्यूम करा था जिसको महाराजा धीराज बोलते हैं। महाराजा धीराज के टाइटल को उन्होंने अज्यूम करा था, उन्होंने अपने नाम के साथ इसे जोड़ के रखा था। यशोमती उनकी पत्नी थी, और ये सारी चीज़ें हम लोग बता दी हैं। अब होता क्या है कि राज्यश्री जो उनकी बेटी हैं, उनका शादी होता है ग्रह वर्मा, जो मौखरी वंश, मौखरी जो शुरू में हम बताया आपको कि मौखरी वंश कन्नौज वाले इलाके से अपना इनका मतलब यूपी के इस रीजन्स में इनका आधिपत्य था, ये अपने उधर कैप्चर करके रखे हुए थे। तो मौखरी के एक रूलर जिनका नाम था ग्रह वर्मा, उन्हीं से प्रभाकर वर्धन की बेटी राज्यश्री की शादी होती है। अब आगे की कहानी के लिए चलते हैं दूसरे पेज के साथ।
होता क्या है, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं पुष्यभूति वंश के से रिलेटेड। द रूलर ऑफ मालवा देवगुप्ता, मालवा जो मध्य प्रदेश वाला इलाका को मालवा बोलते हैं, वहाँ के एक रूलर थे देवगुप्ता, जिन्होंने ग्रह वर्मा राज्यश्री के जो हस्बैंड थे यानी राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के जो जीजाजी थे उनकी हत्या कर देते हैं ये, और उनकी पत्नी राज्यश्री को ये कैदी बना के जेल में रख देते हैं। राज्यवर्धन किल्ड देवगुप्ता। अब मान लीजिए भाई, होता क्या है कि उनके जीजा जी को वो मार देता है, तो वो क्या करेगा भाई, गुस्सा तो आएगा ही। वो राज्यवर्धन जाके क्या किया कि देवगुप्त का हत्या कर देता है, उनको मार देता है। उसी वक्त में गौर वंश के एक शासक शशांक नाम के शासक हैं, जो गलती से राज्यवर्धन का हत्या कर देते हैं। अपने फ्रेंड के मौत का बदला लेने के चलते उन्होंने, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ये वही शशांक हैं जिन्हें बोधि वृक्ष के काटे जाने के कारण जाना जाता है ना। अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ रहा है कि बोधि वृक्ष को काटने का श्रेय किसे जाता है, किसने बोधि वृक्ष को काटा है, गाया वाले बोधि वृक्ष को, तो आप बताइएगा कि वो शशांक हैं। तो शशांक, असल में शशांक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि शशांक गौर वंश के एक शासक थे। वो शैव धर्म मतलब शैविज्म के फॉलोअर थे। ही इज रिप्यूटेड टू हैव कट द बोधि ट्री, मतलब उन्हें बोधि वृक्ष के काटे जाने के कारण जाना जाता है। अब होता क्या है कि ऐसी परिस्थिति खड़ा होती है, अब भाई मर जाता है, पिताश्री चले जाते हैं, जीजा जी को मारा गया है यहाँ पे, जो आपके राज्यश्री के हस्बैंड थे उनको मारा गया है, राज्यश्री को कैदी बना लिया गया है। उस तमाम परिस्थिति को देखते हुए हर्षवर्धन को राजा बनाया जाता है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक के रूप में हर्षवर्धन आते हैं हमारे। ये इतनी छोटी उम्र में, महज 16 साल की एज में इनको राजा बनना पड़ जाता है। परिस्थिति ऐसी थी इनके सामने जिसके चलते 1606 एडी में हर्षवर्धन रूलर बनते हैं। ये टाइटल अज्यूम करके रखते हैं परम भट्टारक और शिलादित्य। अगर आपसे पूछा जाए कि शिलादित्य की टाइटल किस शासक ने अज्यूम करी थी, तो आपका आंसर होगा कि वो हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सकलोत्तर पथेश्वर कहने का ये मतलब है कि उत्तर का सम्राट, उत्तर का शासक जो है, मतलब नॉर्दर्न इंडिया पे जिसका सबसे ज़्यादा कब्जा था। हर्षवर्धन शासक बनने के साथ साथ अपने बहन, ये गजब का एक क्लाइमेक्स स्टोरी है, मज़ा आएगा भी सुन के कि ये अटैक मारते हैं उधर गौड़ वंश के शासक शशांक के ऊपर, और उस वक्त में इनके सामने 3 चुनौती थी असल में। भाई की मौत का बदला लेना पहला, दूसरा था कि उनकी बहन को जो इम्प्रिजन किया गया था, जेल में रखा गया था, वो वहाँ से छुटकारा पाके जंगल में चली गई थी, उनको ठीक से ढूंढ पाना, और इसके साथ साथ अपनी स्टेट, अपने इलाके, अपने रीजन को अच्छे से हैंडल, अच्छे से मॉनिटर करना। तो उस तमाम परिस्थितियों के बीच 16 वर्ष के एज में हर्षवर्धन को शासक बनाया जाता है 606 एडी में, 606 एडी में। वो शासक बनने के साथ साथ पहले शशांक को मार के अपने भाई की मौत का बदला लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या करते हैं कि वो बौद्ध भिक्षु एक थे जिनका नाम था दिवाकर मिश्रा या फिर आतिश दिवाकर, इनकी सहायता लेके वो अपने बहन राजश्री को ढूंढते हैं। बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था आतिश दिवाकर, उसकी सहायता से हर्षवर्धन अपने बहन राजश्री को ढूंढते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर ये अपने आप को राजधानी शिफ्ट करते हुए, थानेश्वर से राजधानी शिफ्ट करते हुए कन्नौज वाले इलाके में इस वंश को इस्टेब्लिश करते हैं, इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल रखते हैं। एक बात याद रखने की ये है कि कन्नौज के साथ साथ मथुरा इनकी, वो क्या कहते हैं, जैसे हमारे देश का इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है, उसी तरह से मथुरा वो इकोनॉमिक कैपिटल थी इस राज्यवंश की, कल्चरल कैपिटल थी, जहाँ से कॉटन वस्त्र सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते थे अदर पार्ट्स में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यश्री को ढूंढने में हर्षवर्धन ने किसकी सहायता ली, तो आप बोलिएगा आतिश दिवाकर या फिर दिवाकर मिश्रा, जो एक बौद्धिस्ट संत थे, उनकी सहायता से हर्षवर्धन ने राज्यश्री को ढूंढा। इसी बीच एक बहुत ही गजब का इंसिडेंट हैपन होता है इतिहास में कि चाइनीज ट्रैवलर हिवेन सांग नाम का एक व्यक्ति जो चाइना से इनके दरबार में आता है, जिन्होंने अपने पूरे इस यात्रा के एक्सपीरियंसेस को सी यू की नामक एक बुक में एकत्रित करके रखा है कि उसने कन्नौज में, हर्षवर्धन के रीजन में क्या क्या देखा, क्या क्या फील किया।
एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की है ये है कि हर्षा वॉज डिफेटेड बाय द चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकेंड। चालुक्य के शासक पुलकेशिन सेकेंड से हर्ष पराजित हुए थे। हर्ष जो थे इनको उत्तर भारत में हराने वाला कोई नहीं था। जब ये दक्षिण में अपने राज्य को एक्सटेंड करने के लिए बढ़ते हैं तो नर्मदा नदी के साउदर्न पोर्शन में जब ये जाते हैं तो ये उनका सामना होता है चालुक्य डायनेस्टी के एक शासक पुलकेशिन सेकेंड के साथ, जहाँ उनकी हार हो जाती है और वहाँ एक ट्रीटी होता है, एक समझौता होता है कि वो हर्षवर्धन साउदर्न इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और चालुक्य वाले नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और यही कारण था कि हर्षा की जो एम्पायर थी वो नॉर्दर्न इंडिया में ही सीमित रह के रह जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो वो उसका जवाब होगा कि पुलकेशिन सेकेंड। ये पूछा जाए कि वो किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे, तो चालुक्य वंश से उनका ताल्लुक था। ठीक है, इस चीज़ की हर्षवर्धन हारे थे पुलकेशिन सेकेंड थे, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? इसका इन्फॉर्मेशन है एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल का जो इंस्क्रिप्शन है, एहोल का शिलालेख जो है, जिसको लिखा कौन था, तो चालुक्य के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। उनके थ्रू, उनके एहोल इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षा को डिफीट किया था, हराया था। लिखा, अगर आपसे पूछा जाए कि हु रोट ए होल इंस्क्रिप्शन, या फिर ए होल इंस्क्रिप्शन लिखने का श्रेय किसे जाता है, तो रवि कीर्ति। पूछा जाए कि रवि कीर्ति कौन थे, तो चालुक्य वंश के कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे। हर्षा के बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि उन्हें लास्ट हिंदू एम्पेरर के रूप में जाना जाता है, लास्ट हिंदू एम्पेरर ऑफ इंडिया, बिकॉज ही रूल्ड ऑल ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री एक्सेप्ट कश्मीर, है ना। तो इस कारण के चलते हर्षवर्धन को जाना जाता है कि वो आखिरी हिंदू सम्राट थे भारतवर्ष पे। सम्राट का ना, देखिए इतिहासकार लोगों में ये मत मतलब क्या होता है ना कि उनके साथ ये वो एग्री भी नहीं है इन सारे बातों पर कि वो लास्ट थे या फिर नहीं थे, क्योंकि ये पूरे भारत के ऊपर इनका कब्जा था नहीं। पूरे भारत पे होता तब तो इनको एम्पायर कहा जाता। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ही वॉज द लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ आवर country because he ruled all over the northern parts of our country except Kashmir. And we are moving ahead, और हम आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पे फैक्ट्स अबाउट हर्षा पीरियड। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हर्षवर्धन के साम्राज्य, उनके शासनकाल वाले समय से जुड़ा हुआ है। उनके कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था बाण भट्ट, जिनकी 2 पुस्तकें हैं जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्ष चरित्र को लिखने वाला कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि बाण भट्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि हु रोट कादम्बरी, देन योर आंसर विल बी बाण भट्टा, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि ये क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं, वेदर यू आर गोइंग टू अपियर इन CUET, BPSC प्रीलिम्स, या फिर कुछ ऐसी स्टेट PCS की प्रीलिम्स हैं, या फिर RRB की एग्जामिनेशंस हैं जहाँ हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। वहाँ कई बार ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी हैं कि कादम्बरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर होगा बाण भट्ट। ये दोनों आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखेंगे कि हर्ष चरित्र किसने लिखा, तो बाण भट्ट। कादम्बरी किसने लिखा, तो बाण भट्ट, है ना। जो अगर पूछा जाए कि बाण भट्ट किसके दरबार के दरबारी कवि थे, तो आपका आंसर होना चाहिए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। बिसाइड अ ग्रेट रूलर, हर्षा वॉज अ ग्रेट ऑथर आल्सो। हर्षवर्धन एक बहुत महान सम्राट होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े ऑथर भी थे। उन्होंने 3 नाटकों का लेखन किया है। उन्होंने 3 नाटक लिखी हैं जिनमें रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका, ये 3 प्रमुख पुस्तकें हैं जो हर्षा ने लिखी हैं। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि क्या होता है ना कि वो अपना राजा है, हम भाई खुद हमारा आधिपत्य है, हमारे अंदर में बहुत सारे लोग हैं, राइटर हैं, बहुत सभी सभी हैं, है ना। तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये हर्षा ने लिखी नहीं, वो अपने दरबारी कवियों से लिखवा के अपना नाम दे दिया, है ना। तो अब क्या बात रही है, इसका तो सटीक प्रमाण अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ एग्जामिनेशंस में जितनी बार सवाल पूछी गई हैं उनमें ऑप्शन हर्षवर्धन का ही रहा है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि नागानंदा पुस्तक के रचयिता कौन है, को लिखने वाला कौन है, तो हर्षवर्धन। रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन सभी के बारे में भी अगर पूछा जाए तो आपका जवाब हर्षवर्धन ही होना चाहिए। वी आर मूविंग अहेड। इनिशियली हर्षा वॉज अ फॉलोअर ऑफ सेविज्म, मतलब हर्ष ने
शुरुआती दौर में शैव धर्म को अपनाया था। लेटर ही ऑल्सो एक्सेप्टेड बौद्धिज्म। उन्होंने आखिर में चल के बौद्ध धर्म को भी ह्वेनसांग के इन्फ्लुएंस के चलते अपनाया। बौद्ध धर्म के महायान शाखा को उन्होंने अपनाया। अगर पूछा जाए कि हर्षवर्धन पहले किस धर्म के अनुयायी थे, तो आपका आंसर होना चाहिए शैविज्म, शैव धर्म के। बाद में उन्होंने ह्वेनसांग के प्रभाव से, ह्वेनसांग के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने बौद्धिज्म के महायान सेक्ट को अपनाया। आगे बढ़ते हैं कि नालंदा वॉज द सेंटर ऑफ बौद्धिज्म एजुकेशन, है ना। उनके काल में हर्षवर्धन के रीजन में नालंदा जो थी, नालंदा एक प्रमुख केंद्र थी जहां बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। अ सेरेमनी वॉज हेल्ड इन प्रयाग एवरी 5th ईयर कॉल्ड महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन हर 5वें साल पर प्रयाग में, प्रयाग जो इलाहाबाद वाला इलाका है ना, वहाँ पे एक परिषद का क्या करते थे, आयोजन करते थे, जिस परिषद का नाम है महामोक्ष परिषद, है ना। तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद को का आयोजन किस जगह पे करते थे, तो प्रयागराज। प्रयागराज में हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा आयोजन किया जाता था, तो महामोक्ष परिषद। ये अलग अलग तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। होता क्या है कि छठे महामोक्ष परिषद में शामिल होते हैं आपके ह्वेनसांग, जिसकी वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में की हुई है। तो आपको एक बात बिल्कुल दिमाग में रखना है कि हर्षवर्धन अपने पूरे ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस को किस बुक में लिखे हैं, तो वो सी यू की, है ना। तो हर्षा के रीजन में एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि ह्वेनसांग इज कॉल्ड अ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। अब ये कुछ प्रश्न हम देखते हैं ह्वेनसांग से रिलेटेड। ह्वेनसांग के कुछ उपनाम दिए हुए हैं यहाँ पे। उनको कुछ कुछ क्या होता है ना, टाइटल, मतलब नहीं होता है लोग जैसे कि बहुत सारे अलग अलग टाइटल्स दिए जाते हैं लोगों को, उसी तरह से ह्वेनसांग को 2-3 टाइटल दिए गए हैं, आपको याद रखना चाहिए। उनको शाक्य मुनि कहा जाता है, उनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, मास्टर ऑफ लॉ। इन तीनों नाम से ह्वेनसांग को जाना जाता है। वी आर मूविंग अहेड and we are going to study about the administration of Harsha period. Subordinate ruler of Harsha was called Mahasamant. आगे बढ़ के हम देखते हैं हर्षा के रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन को। तो होता क्या है कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते थे कि बन सकता है कि महासामंत हर्ष के काल में किसे कहा जाता था। तो जो सबऑर्डिनेट रूलर्स थे, जो हर्षा के अधीन काम किया करते थे, उन्हें महासामंत कहा जाता था। अब जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर था, मिनिस्टरों के जो समूह था, उन्हें कहा जाता था सेक्रेटरी या फिर अमात्य। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि अमात्य किसे कहा जाता था, तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को। प्रोविंसेस वाज कॉल्ड भुक्ति, जो छोटे छोटे इलाके थे उनको भुक्ति के नाम से कहा जाता था। एंड वाज मैनेज्ड बाय उपारिक। जैसे समझ लीजिए ये प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट की तरह थी, तो इन्हें भुक्ति के नाम से जाना जाता था, और इनके जो इनका देख रेख करने वाले थे उन्हें उपारिक कहा जाता था। विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस। क्या कहते हैं, गवर्नेंस की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। पुलिस वेयर कॉल्ड चाट और भाट, है ना। पुलिस को चाट कहते थे या फिर भाट कहते थे। आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड दैट मथुरा वॉज द फेमस सेंटर्स ऑफ कल्चर ड्यूरिंग द वर्धन डायनेस्टी, ड्यूरिंग द पुष्यभूति डायनेस्टी, है ना। तो मथुरा जो थी वो इकोनॉमिक कैपिटल हुआ करती थी इनकी, पुष्यभूति वंश की। एंड वॉज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल, ये सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए फेमस थी। द वर्ड लोकपाल वी आर यूज फॉर प्रोविंशियल रूलर, ये प्रोविंस में जो शासक करने वाले लोग थे उनके लिए लोकपाल नामक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो रही बात हर्षा के रीजन की, तो हमने अभी तक देखा कि उनके कोर्ट पोएट कौन थे, तो बाणभट्ट। उसके बाद उन्होंने 2 पुस्तक लिखी हैं जिसमें हर्ष चरित्र और कादम्बरी हैं, है ना। हर्षा वाज ऑल्सो अ ग्रेट रूलर, उन्होंने भी 3 पुस्तक लिखी है, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये सारी चीज़ें देखी हैं जहाँ से हम क्वेश्चन बनने के प्रमुख चांसेस हैं। आप सभी से, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस भी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।